नमस्कार। आज कक्षा 12वीं हिंदी वितान पाठ 3 अतीत में दबे पांव हम लोग पढ़ेंगे, जिसको ओम थानवी जी ने लिखा हुआ है। इसका पहला भाग आपने पिछले वीडियो में सुना था। आज उसके आगे जो दूसरा भाग है इस चैप्टर का, अतीत में दबे पांव, उसको हमें सुनना है और समझना है। पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में आपने इस चैप्टर से ये सुना था कि जो वहां पर मोहनजोदाड़ो में जो सड़क थी उसके दोनों ओर घर हैं, दोनों ओर घर बने हुए थे, ऐसा कुछ उनके अवशेष मिले हुए हैं। और सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, सड़क की तरफ पीठ उनकी, और उनके दरवाजे जो घरों के थे वो गलियारे में अंदर की गलियों में खुलते थे, यानी कि उनके दरवाजे अंदर की गलियों में खुला करते थे। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में जिस प्रकार की शैली वहां पर दिखाई दी, वही शैली चंडीगढ़ में भी देखने को मिलती है। और इस शैली का संभवतः पहला इस्तेमाल कार्बूजिए ने किया था। वहां भी कोई घर, चंडीगढ़ में हम लोग देखें तो वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता है। अगर आपको किसी के घर में जाना है तो मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर आपको दाखिल होना पड़ेगा, अंदर किसी गली में दाखिल होना पड़ेगा, फिर घर की गली में जाना पड़ेगा, फिर घर में पहुंच पाएंगे आप। क्या कार्बूजिए ने यह सीख कि चंडीगढ़ को इस प्रकार से बसाया जाए, ये मोहनजोदड़ो से ही तो नहीं ली। कहते हैं कविता में से ही कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती रहती है। तो ये कुछ सार हमने पिछले वीडियो में सुना था। अब आगे वहां ये भी देखा गया था कि ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ। आगे चले, लेखक वहां पर भ्रमण कर रहे हैं ओम थानवी जी, और अपना यात्रा वृतांत इस पाठ में लिखते हुए कहते हैं आगे कि ढकी हुई नालियां वहां पर जो थी मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं, बिल्कुल समांतर, एक सीधी रेखा के रूप में वहां की नालियां दिखाई देती हैं सड़क के दोनों तरफ। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। बस्ती के भीतर भी अगर नालियां हैं तो बिल्कुल समांतर वहां भी बनाई गई हैं। हर घर में एक स्नान घर है, हर घर में एक स्नान घर। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं। जो गंदा पानी है, मैला पानी है, तो उनका मैल इत्यादि नाली से बहकर के हौदी तक आता है पहले, और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाता है। नालियों आगे जो बनी हुई है वहां से जाली लगी हुई है, जाल से वो जुड़ जाता है। ऐसा क्यों किया गया वहां? क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। वहां के लोगों ने इस बेहतर उदाहरण के साथ, जैसा आजकल देखने को नहीं मिलता है, नालियां खुली हुई, वहां पर बंद नालियां, ढकी हुई नालियां दिखाई देती थी, तो ये बेहतर उदाहरण वहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, बस्ती के भीतरी छोटी सड़कें हैं, जो बस्ती है तो बस्ती के भीतरी छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी निकली हैं। छोटी छोटी बस्ती है, उनमें कई प्रकार की गलियां, रास्ताएं गई हुई हैं। छोटी सड़कें अगर वहां पर आप देखें तो छोटी सड़कें जो है 9 से 12 फुट तक चौड़ी है, 9 से 12 फुट उनकी चौड़ाई है सड़कों की। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुआं का प्रबंध। इमारतें तो देर में ध्यान खींचती है, जो सबसे पहले इंसानों का, लोगों का, वहां घूमने वालों का जो ध्यान आकृष्ट करता है अपनी तरफ, वो है कुओं का प्रबंध। अच्छा, कैसे कुओं का प्रबंध था वहां पर? ये कुएं भी, वहां पर जो कुएं मिले हैं वहां के कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए, एक सी ईंटों से बने हुए वहां के कुएं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है जिसका हमने पता कर पाया, जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। कुएं खोद करके भूजल तक उस संस्कृति का इंसान ने ज्ञान प्राप्त किया। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। ये अंदाजा लगाया इतिहासकार ने कि लगभग 700 कुएं वहां पर थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी वहां पर देखने को मिली मोहनजोदड़ो में। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? बताओ, ये सब चीजें वहां पर देखने को मिली, प्राप्त हुई। नदी, कुएं, इनके अवशेष मिले, कुंड, स्नानागार, बेजोड़ तरीके से पानी की निकासी की व्यवस्था। तो ये सब देख करके क्या हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति थी? बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक बड़ी बस्ती वहां पर जो दिखाई दी, तो वहां पर क्या पता चला कि काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है, हल्का डीके जी कहलाता है। किसके नाम पर?
काशीनाथ दीक्षित, उन्होंने क्या वहां पर जानकारी की, इनके घरों की दीवार, जो वो एरिया था, उस एरिया में जब ओम थानवी जी भ्रमण किया जहां काशीनाथ दीक्षित जी ने जानकारी प्राप्त की, तो उस स्थान पर जब ये लेखक हमारे पहुंचे तो वहां पर देखने को मिला कि जो वहां पर घरों के अवशेष हैं, इसके घरों की दीवारें जो बनी हुई हैं ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ क्या लगाते हैं लोग बाग वहां पर कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी, दूसरी मंजिल भी ऊपर रही होगी, दूसरी छत भी रही होगी। कुछ दीवारों में वहां पर छेद भी हैं, सुराख भी देखने को मिलते हैं। अब ये सुराख क्या संकेत देते थे? ये संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सैतीरों की जगह हो, जैसे अपन लोग बनाते हैं ऊपर की छत के लिए लकड़ी बल्ली इत्यादि लगाते हैं, तो उनके लिए सुराख छोड़ देते हैं, खांचे बना देते हैं। तो शायद ये सब कार्य करने के लिए वो सुराख बने होंगे। ये अंदाजा सिर्फ लगा रहे हैं लोग का। दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह सहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंटों के बने हुए हैं, वहां पर सभी घर ईंट के बने हुए, एक ही आकार की ईंट है और उनका अनुपात जो ईंटें वहां पर देखने को मिली 1:2:4, 1:2:4, इस अनुपात में वो ईंट वहां पर देखने को मिली। सभी भट्टी में पकी हुई, सभी जितनी प्रकार की ईंटें वहां जिन चीजों में दिखाई दी सभी पकी हुई ईंट। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ, पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ, ईंटों का प्रयोग ज्यादा हुआ। कहीं कहीं नालियां भी, बस कुछ स्थानों पर पत्थर देखे गए, जैसे कुछ नालियां भी वहां पर देखी गई, अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी, अनगढ़ उबड़ खाबड़ पत्थर, टेढ़े मेढ़े पत्थर, इनसे ढकी हुई नालियां वहां पर दिखाई दी। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवारों में, जो सामने की दीवार है घर की, केवल प्रवेश द्वार बना हुआ है, सिर्फ प्रवेश द्वार वहां पर देखने को मिलेगा, कोई खिड़की नहीं। जैसे हम लोग मेन द्वार पर खिड़की अगर बगल में लगा देते हैं घर के दरवाजे में, तो वहां खिड़की नहीं दिखाई देती, सिर्फ मेन द्वार दरवाजा ही दिखाई देता है। मेन दीवार पर, सामने की दीवार पर कोई खिड़की नहीं दिखाई देती। तो अंदाज लगाते हैं लोग बाग जो वहां पर देखने जाते हैं घूमने, कि खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती होंगी, जो ऊपरी दीवार रही होगी उनमें शायद लोग बाग पहले के खिड़कियां बनवाते होंगे, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं, टूटे फूटे हैं, अब तो कोई स्पष्ट तो कोई है नहीं, लेकिन लोग बाग जो गए सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि अंदर के जो कमरे रहे होंगे, बाहर की दीवार में सिर्फ गेट दरवाजा, लेकिन अंदर के जो कमरे बनाए गए होंगे घर के अंदर, उनमें खिड़कियां जरूर थी। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा। जो बड़े बड़े घर दिखाई दिए तो लोग बाग अनुमान लगाते हैं कि वहां उद्यम, कोई उद्योग धंधे टाइप का कुछ काम वहां पर होता होगा, कुम्हारी का काम होता होगा या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर इस समय बिल्कुल खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीजों से हम सिर्फ अंदाजा भर लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, स्पष्ट कुछ नहीं। अच्छा, कुछ घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, बड़े भी घर हैं वहां पर, छोटे भी घर दिखाई दिए उनके अवशेष, लेकिन सब घर एक कतार में है, एक लाइन में बने हुए। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 फुट का होगा, 30 फुट। कुछ इससे दुगने भी और तिगुने भी आकार के घर वहां पर मिले। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है, बनावट सबकी एक सी लगभग मिलती है, यानी कि व्यवस्थित, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से घरों का निर्माण करना। और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगर वासियों पर लागू हो, जैसे नियम से घर बनाए दिए बिल्कुल कतारबद्ध, तो वहां के रहने वाले लोगों पर भी शायद कई प्रकार के नियम लागू रहे होंगे, अनुशासन रहा होगा। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है, जैसे हर गांव में, हर शहर में मुखिया जी का घर, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर होता है, तो वहां भी ऐसी मान्यता लोग बाग मानते हैं कि वहां भी एक मुखिया का घर भी रहा होगा। और इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। एक बड़ा घर दिखाई दिया, बहुत बड़ा सा, तो अनुमान लगाया लोगों ने कि ये मुखिया जी का घर होगा, यहाँ के मेन प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर। उसमें 2 आंगन थे उस घर में, तो करीब 20 कमरे वहां पर दिखाई दिए। अब आगे DKBC हल्का आगे पूरब में है, एक और जिन्होंने वहां पर जानकारी प्राप्त की खुदाई इत्यादि में, DKBC हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ से, यानी पूरब दिशा की तरफ से है। मोहनजोदड़ो में पूरब दिशा की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ से एक घर से मिली थी। उधर खुदाई हुई तो एक नरेश राजा की मूर्ति मिली, जो बड़ी सी दाढ़ी जिसकी थी, मूर्ति वहां पर मिली। DKG की मुख्य सड़क पर, DKG की
मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर अगर हम बढ़े, दाहिनी दिशा की ओर बढ़े, तो 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का है, वहां पर बोर्ड लगा हुआ है HR हल्का। बस उस एरिया का नाम है कि दे दिए गए, एरिया का नाम, जहां पर जिसने खोज प्राप्त करवाई, जानकारी करवाई, खुदाई करवाई, अपने नाम से ही उसको फेमस कर दिया। तो दक्षिण की ओर अगर हम बढ़े 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है, वहां से उस स्थान से सड़क 2 भागों में बटी हुई है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 और 25 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी उस स्थान पर। पहले करवाई थी राखाल दास बनर्जी ने उस स्थान पर खुदाई, और बाद में इन्होंने करवाई। अच्छा, यहीं पर एक बड़े घर में, एक बड़ा घर वहां पर जाने पर मिलता है, तो एक बड़े घर में कुछ कंकाल भी मिले हैं, खुदाई में कंकाल मिले, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती हैं। लोग बाग अलग अलग अंदाजा लगाते हैं ये किसके कंकाल रहे होंगे। प्रसिद्ध नर्तकी, नाचने वाली, शिल्प भी नहीं, एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। एक कमरे की खुदाई हुई तो वहां पर प्रसिद्ध नर्तकी, शिल्प भी नहीं, एक छोटे घर की खुदाई में निकला, एक नर्तकी निकली, नर्तकी खुदाई में निकली, उसके अवशेष दिखाई दिए। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी कोई शायद ही चीज होगी। यह मूर्ति, अब वो जो मूर्ति मिली नर्तकी की, वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी रखी हुई है, जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के बाद मिली। यहीं पर एक बड़ा घर है, उसी एरिया में दक्षिण साइड में एक बड़ा घर है, जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की, अच्छा, जहां उपासना केंद्र है उसके आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती हैं, जिसको उपासना केंद्र मानते हैं। उसमें सीढ़ियां बनी हुई है कुछ, यानी कि 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की तरफ, खूब काफी चौड़ी सीढ़ियां हैं, सिर्फ 2 बची हुई हैं, बाकी सब ध्वस्त हो गई, मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम की गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वस्त्र के नाम पर BS हिस्सा है, यानी कि पश्चिम की तरफ हम गढ़ी की तरफ बढ़े तो गढ़ी के ठीक पीछे की तरफ माधव स्वरूप वस्त्र के नाम पर BS हिस्सा भी है। उन्होंने वहां पर जानकारी प्राप्त करवाई, और यहाँ पर क्या मिला उस स्थान पर, पश्चिम की गढ़ी के पीछे, यहाँ पर रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। कुछ ऐसे अवशेष मिले जिससे अनुमान लगता है कि यहाँ रंगरेज यानी कपड़ों की रंगाई करने वाले लोग रहते रहे होंगे, वहां कारखाना बना रहा होगा कपड़ों के रंगने का। तो कारखाना भी लोग दिलचस्पी के साथ, चाव के साथ वहां देखने के लिए जाते हैं। यहाँ जमीन में ईंटों के, अगर वहां पर कोई जाए देखने के लिए तो क्या है, वहां पर ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं आज भी। तो अनुमान लगाते हैं कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते होंगे उस समय, रंगने के लिए बड़े बड़े बर्तन इन गड्ढों में रखे जाते होंगे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है, 2 कतार बनी हुई है और 1 मंजिला मकान 16 बने हुए हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की ओर छोटी सड़क की तरफ गई हुई है, और सब कतार में, सब लाइन में जो 2 रास्ताएं गई हुई, सब में 2-2 कमरे बने हुए हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है, यानी कि एक चीज आप समझे कि सब घरों में स्नान घर होता था। बाहरी बस्ती में अगर बाहर निकल जाए दूसरी बस्ती में, तो कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए वहां पर कुएं बने हुए हैं कुछ, जो सामूहिक प्रयोग के काम में आते होंगे, लोग बाग उनका इस्तेमाल करते होंगे। ये कर्मचारियों के या कामगारों के घर रहे होंगे। उस एरिया में जो घर मिले जहां पर ये रंगाई अंगाई का काम होता होगा, तो अंदाज लगाते हैं लोग बाग कि यहाँ पर कर्मचारी लोग रहते होंगे, कामगार, काम करने वाले लोगों की बस्ती रही होगी। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है, सिर्फ कुओं को अब छोड़ दें हम, उसको छोड़कर के लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। अच्छा, कुएं तो गोलाई में है और सब चीज अधिकांशतः वहां की चीजें चौकोर मिली या कुछ आयताकार मिली। नगर की योजना देखें हम, बस्तियां देखें, घर देखें, कुंड देखें, बड़ी इमारतें देख लें, ठप्पेदार मोहरें वहां की देखें, चौपड़ का खेल देखें, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब, ये सब कुछ या तो आयताकार थे या चौकोर थे। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ आते हैं, छोटे घरों में छोटे छोटे कमरे बना दिए जाए तो समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। कुछ ऐसे भी बड़े घर वहां पर दिखाई दिए कि घर तो बहुत बड़ा लेकिन कमरे छोटे छोटे से बने हुए, तो आश्चर्य होता है लोगों को। इसका एक अर्थ लोग बाग निकालते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा, कि बड़े मकान में छोटे छोटे कमरे क्यों बनाए गए होंगे। शहर की आबादी काफी रही होगी, अनुमान है लगाते लोग कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार भी सामने आता है लोगों का कि बड़े घरों में
निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे, ऊपर की मंजिल में उसका मालिक रहता होगा, ऐसा भी करते होंगे। एक मंजिल में नीचे हमारे नौकर लोग बने रहे, काम करने वाले लोग, ऊपर की मंजिल में हम लोग रहेंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोशेल का मानना है। ग्रेगरी पोशेल वो ऐसा मानते हैं कि नीचे कर्मचारी गण रहते होंगे, वो ऊपर की मंजिल में मकान मालिक रहता होगा। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान आज भी दिखाई देते हैं, पर सीढ़ियां नहीं बची हैं अब। शायद यहाँ अंदाज लगाते हैं लोग कि यहाँ सीढ़ियां क्यों नहीं है, मंजिल के निशान तो है कि ऊपर मंजिल रही होगी। तो लोग बाग फिर अनुमान लगाते हैं कि शायद लकड़ी की सीढ़ी बना लेते होंगे लोग, उसका इस्तेमाल करते होंगे ऊपर की मंजिल में जाने के लिए, जो कालांतर में धीरे धीरे नष्ट हो गई होंगी वो सीढ़ियां। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां रही होंगी, झरोखे और साज सज्जा का सामान रहता होगा। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता था, लकड़ी का भी काफी इस्तेमाल होता था। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत है, कुछ घर ऐसे हैं कि बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे, इसलिए बाहर से सीढ़ियां दे देते हैं, दरवाजे से, मकान के बाहर से, यानी कि अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता होगा इस मंजिल में, और नीचे की मंजिल में कोई और रहता होगा, दो परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां दिखाई दी, उनके पायदान भी ऊंचे ऊंचे थे। ऐसा जगह की तंगी की वजह से भी होता रहा होगा, ये अनुमान लोगों ने लगाया। अच्छा, गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियां या दरवाजे पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। छज्जे कि लोग बाग छज्जे बनवाते थे पहले, झरोखा बनवाते थे, इनके चिन्ह नहीं मिले। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है, छज्जे बनवा लेते हैं लोग जिससे हवा आती जाती रहे। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं रहती होगी, लोग बाग छज्जे क्यों नहीं बनवाते थे पहले के लोग? उनके कोई चिन्ह नहीं मिले हैं, अवशेष नहीं मिले। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों कि पशु याद हुआ है। अब लेखक कहते हैं ओम थानवी जी कि इसको सोच करके कि यहाँ पर छज्जे क्यों नहीं है, तो मुझे जो खुदाई में मोहरें मिली उनमें पशुओं की आकृति बनी हुई थी, वो याद आती है। किसी मोहर में शेर का चिन्ह बना हुआ है, हाथी, गेंडा। इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी, क्योंकि खेती के चिन्ह मिले हैं, बीज मिले हैं, खेती होती थी। पुरातत्वी सीरीन रत्नागर का मानना है, एक और पुरातत्व शास्त्री है सीरीन रत्नागर, उनका मानना तो यह है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे, कुओं का पानी निकाल करके सिंचाई करते थे खेतों में। दूसरे, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले कि वहां पहले नहर लोग बनवाते थे, नहर के कोई प्रमाण नहीं मिले। यानी बारिश उस समय काफी होती होगी, इसलिए तो नहर नहीं बनवाते थे लोग बाग, काफी बरसात होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर हो गया, कुओं का पानी भी दूर हो गया, लगातार सिर्फ कुओं का रिसाव होता रहा, कुएं से ही पानी निकालते रहे। क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ गया? आखिर ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा उजड़ कैसे गए? सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हो गई? अगर पानी खूब बरसता था फिर कैसे समाप्त हुई? ये इलाका उजड़ा कैसे? अंदाज लगाते हैं क्या पानी की कमी के कारण से उजड़ गया, और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी समाप्त हो गई, लुप्त हो गई। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी। जिस समय ये घूमने के लिए गए ओम थानवी जी, तो बताते हैं कि उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ आती थी, साए साए की आवाज आती थी। टूटे फूटे घर थे वहां पर बस अवशेष के रूप में। वैसे ही रोज सड़क पर किसी वाहन के से गुजरने से किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। जैसे किसी हम दरवाजे पर खड़े हों, वाहन कोई गुजर जाए तो उसकी हवा के थपेड़े लग जाते हैं चेहरे पर, वैसी साए साए सी हवा वहां सुनाई दे रही थी। सूने घरों में, घर भी सूने हैं, कोई रहता नहीं है, टूटे फूटे हैं, तो हवा की लय और ज्यादा गूंजती है। अगर घर सुनसान हो, कोई ना हो, तो उसमें गूंज ज्यादा गूंजती है, इतनी की कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। अगर झींगुर इंगुर इत्यादि छोटे मोटे जीव जंतु कुछ बोलते हैं तो उनकी आवाज भी साफ सुनाई देती है। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। अब आज के समय की बात है, अगर एक के घर में पहुंच गए तो 25 लोगों के घर में एक से दूसरे घर में पहुंच जाओगे। आखिर सब इस समय क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि सब खंडहर हैं, एक को पार करके दूसरे में घर से घर में ही पहुंच सकते हैं लोग बाग। अब सब कुछ खुला हुआ है, अब कोई घर जुदा नहीं है, सब एक हो चुके हैं। एक घर दूसरे में खुल जाता है, दूसरा तीसरे में।
जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर बन गई हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर एक चेहरा और संस्कार होता है। भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो, उसमें भी कोई संस्कार, कुछ लोग रहते रहे होंगे। किस मानसिक स्वभाव के लोग वहां पर रहते हो, किस विचारधारा के लोग वहां पर रहते होंगे। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। अब सब लोग, कई लोग थे इनके साथ, 2-4 लोग तो गए थे, तो एक घर से दूसरे घर में जब पहुंचते थे तो बिल्कुल आहिस्ता से पैर रखते थे। उन्हें अंदाजा होता था कि ये हमारे घर नहीं है, हम किसी दूसरे के घर में पैर रख रहे हैं। वो एक घर को लांघ करके अब दूसरे के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो थोड़ी खराब सा लगता था कि हम अपने घर में नहीं है, दूसरे के घर में लांघ करके पहुंच रहे। मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। किसी अजनबी घर में अनअधिकार, बिना अधिकार की चहलकदमी का अपराध बोध भी हो रहा था हमें कि हमारे घर नहीं है, फिर भी हम इन घरों में चल रहे हैं। जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए हो। बस जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा, ये भी पता है कि कोई बसने नहीं आएगा, अब ना किसी का घर है ये। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभिमान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर और गलियां, घरों को ढूंढो और सहेजा गया कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, कोई भी घूमने के लिए जाए तो उसको अंदाजा लग जाता उन घरों को देख करके, वहां के रसोई घरों को देख करके, कुओं को देख करके कि यहाँ कोई पहले रहता रहा होगा। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है, किसी और का था। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घूम रहा वहां, लेकिन याद आ गई राजस्थान की। महज इसलिए नहीं कि राजस्थान और सिंधु, गुजरात की दृश्यावली एक सी है, लगभग एक से दिखाई देते हैं, इसलिए याद नहीं। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहां जोड़ती हैं, कई चीजें यहाँ से वहां बिल्कुल एक सी पता चलती हैं, मिलती हैं। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद हुई, कुलधरा की, अपनी जमीन की, अपनी मातृभूमि की याद हुई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है, उस गांव की मुझे याद हुई। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर है पर लोग नहीं है अब उस गांव में, उस घर में अब लोग नहीं रहते। कोई 150 साल पहले रारजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़ करके चला गया, वो गांव का गांव खाली कर दिया था। तो उस गांव की याद लेखक को होती है। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए, सब दरवाजे खिड़कियां तोड़ करके ले गए, सब खंडहर हो गए, पर ढहे नहीं। मकान की दीवारें आज भी खड़ी हुई हैं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उन दीवारों को थाम लिया और सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम ढले अभी लौट आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सब याद उन इलाके में मोहनजोदड़ो में घूमते हुए मुझे उस गांव की याद हुई। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज वैसे ही मिलते हैं जैसे वहां पर मिलते हैं। जैसे हजारों साल पहले हुए थे वैसे आज भी लोग बनवाते हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज प्राप्त हुई, कैसा इलाका था, कैसी सभ्यता थी, यानी कि 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया। इसमें क्या उन्होंने लिखवाया, क्या छपवाया? इसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र बनवाए, मिट्टी की गाड़ी खुदाई में जो मिली। उसके साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित करवाया। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। कमानी के और पहिए का आविष्कार भी काफी पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, लेखक कह रहे, हमारे गांव में भी जैसी वो खुदाई में गाड़ी मिली उसका चित्र बनवाया उन्होंने। तो हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में लगाए जाते थे, बैलगाड़ी में जुटते थे। दुल्हन पहली दफा जब किसी की शादी होती थी तो दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी, बैलगाड़ी में बैठ करके ससुराल आती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जोड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए भी लगा दिए जाते हैं बैलगाड़ी में। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़ी का भी आविष्कार अब तो हो गया है।
रेगिस्तान के जहाज से, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को। तो रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का अब वहां कभी इस्तेमाल होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी अब होगा, सब चीजें समाप्त हो गई। लेकिन हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया, जो साथ में थे, कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। हमने मोहनजोदड़ो तो देख लिया, घूम लिया, लेकिन यहाँ पर खुदाई में कौन कौन सी चीजें मिली हैं वो अभी भी अजायब घर में हमें चलना बाकी है। कुछ चीजों के अवशेष यहाँ भी मिलेंगे, तो हमें इन चीज को देखना चाहिए। तो खंडहरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में पहुंचे। मोहनजोदड़ो में एक साबुत इमारत बनी हुई थी, उस इमारत में पहुंचे। लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही है। वहां जो अजायब घर बना हुआ है छोटी आकृति का है, छोटे साइज का है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। बिल्कुल स्कूल जैसा लगता है। सामान भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम सामान वहां पर है। अहम चीजें, जो मुख्य चीजें खुदाई में मिली, वो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में के अजायब घरों में रख दी गई है। यो अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या लगभग 50,000 से भी ज्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित हैं, वहां रखी हुई है, वो सिर्फ उनको ही देख लें तो वो ही सिर्फ पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफी है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी। काला पड़ गया गेहूं, गेहूं के बीज रखे हुए हैं जो काले बिल्कुल पड़ गए हैं। तांबे और कांसे के बर्तन रखे हुए हैं। मोहरें, वाद्य यानी कि बजाने वाले यंत्र, चाक पर बने विशाल मृदभांड बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र बने हुए, बर्तनों पर भी चित्र बने हुए। चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, शीशा, मिट्टी की बैलगाड़ी, दूसरे खिलौने, 2 पाहन वाली, जैसे 2 पाट होते हैं ना, तो 2 पाटों की चक्की भी वहां पर रखी हुई है। कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार, पत्थर के औजार, तो ये सब चीजें उस अजायब घर में आज भी रखी हुई है। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, वहां का जो प्रमुख है, जिनकी रखवाली करता है, जो तो रखवाली के जो तैनात है उसका नाम है अली नवाज। वो बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ पर पहले रखे हुए थे जो खुदाई से मिले थे, लेकिन वो चोरी हो गए हैं, चोरी कर ले गए लोग उनकी। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है। औजार तो मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले, बड़े बड़े हथियार। मोहनजोदड़ो के हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते थे। वैसे हथियार क्यों नहीं मिले वहां पर? इस बात को लेकर के विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पहले के लोग हथियार का इस्तेमाल नहीं करते थे। वहां अनुशासन जरूर था, अनुशासित रहते थे लोग, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ ना रही हो, ऐसा लोग मानते हैं कोई सैन्य सत्ता ही ना रही हो, इसलिए तो हथियार नहीं मिले खुदाई में। मगर कोई अनुशासन जरूर था, इसलिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना को देख करके पता चलता है। वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए है, इसलिए अनुशासन जरूर था वहां पर। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग अलग खड़ा कर देती है, वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारत होना। अगर दूसरी जगहों पर हम देखें, दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले कि हम राजतंत्र के लोग हैं, हम धर्मतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसकी ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल मिल जाएंगे आपको, उपासना केंद्र, मूर्तियां, पिरामिडाई मिलते हैं, पिरामिड भी मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य राजप्रासाद मिले, हड़प्पा संस्कृति में कोई भी भव्य बहुत बड़े बड़े राजमहल नहीं मिले, ना मंदिर मिले, ना राजाओं महंतों की समाधियां मिली खुदाई में। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं, जो मूर्ति शिल्प मिले वो छोटे हैं, औजार भी छोटे छोटे से मिले। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर, जो मोहनजोदड़ो में एक नरेश की मूर्ति मिली थी, तो उस नरेश के सिर पर जो मुकुट है, मुकुट मिला था, मुकुट पहने हुए नरेश, शायद उससे छोटे सिर पैंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बताओ इतना छोटा सा भी मुकुट बन सकता है। और तो और उन लोगों की नावें, कुछ नाव भी मिली है खुदाई में, तो नाव बनावट में मिस्र की नाव जैसी होते हुए भी आकार में बहुत छोटी रही होगी। आज के मुहावरे में कह सकते हैं, आज के मुहावरे में उन सब चीजों को देख करके हम कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लो प्रोफाइल, छोटी छोटी चीजों की सभ्यता थी।
लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। लघुता, छोटे में भी बहुत कुछ था वहां पर, ऐसा अनुभव कर सकते हैं लोग। यानी कि लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं है, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी हम लोग मान सकते हैं। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है। यह शायद इसलिए कि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं दिखाया गया, आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबूझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए, काफी चीजों की खोज अभी नहीं हो पाई। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला, नगर नियोजन ही नहीं, वास्तुकला के अच्छे जानकार तो थे, नगर नियोजन भी अच्छा था। धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भाण, उस पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां बनाई हुई, खिलौने, केश विन्यास, बालों की बनावट, आभूषण और सबसे ऊपर सुवर्ण अक्षरों का लिपि रूप बढ़िया लिखावट सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है कि कलाकार लोग थे पहले। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक, एक पुरातत्व के जानकार ने तो ये तक कहा कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, उसका सौंदर्य बोध है सिंधु सभ्यता की खूबी, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। समाज में बढ़ावा देना, समाज को आगे बढ़ाना थी। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है, कला ज्यादा दिखाई देती है। आकार नहीं, आकार भले ही छोटा हो लेकिन कलाकृति बहुत ही सुंदर। अजायब घरों में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं, छोटी छोटी सुई भी रखी हुई हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिली हुई हैं, कुछ तांबे की सुई, कुछ कांसे की सुइयां। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली थी, खुदाई में 3 सुइयां सोने की भी मिली। इनमें 1-2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यहाँ बारीक कशीदेकारी का भी काम होता होगा, जिस काम में ये सुइयां उपयोग लाई जाती होंगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर, अगर उस मूर्ति को देखें तो उसके बदन पर क्या है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है, वो शाल टाइप का ओढ़े हुए है, बढ़िया डिजाइन बनी हुई। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंधु की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा क्या क्या चीज मिली, हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, बड़े बड़े सुए, जैसे सूजे कहते हैं, बड़े बड़े हाथी दांत के बने हुए, तांबे के बने हुए। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती होंगी, पहले दरी बनाई जाती होंगी। हालांकि दरी का कोई नमूना साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है खुदाई में, वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद करवा दी गई है। सरकार के द्वारा खुदाई अब बिल्कुल बंद करवा दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से, सिंधु के पानी का, सिंधु नदी पास में ही है, इसलिए उसका रिसाव धीरे धीरे होता है, इसलिए उस स्थान पर क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है, इसलिए वहां की खुदाई अब बंद करवा दी गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर, जितने भी खंडहर बचे हुए हैं उनको बचाकर रखना ही अब अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये पाठ था आपका अतीत में दबे पांव। इस पाठ को आपने सुना, समझा, संभवतः आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार सुने, समझें और अपना अध्ययन करें। धन्यवाद।